फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ प्लेस वेयर आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली सुबह उठना है और रात को सोना है। तो कुछ कमाई के भी ऑप्शंस बताओ। पुराने जमाने में जिन चीजों को हमारे पेरेंट्स नहीं करना वो होता था, वो सिखाया जा रहा है। वो आज सिखा के पैसा कमाया जा रहा है। मैंने तो ये भी देख लिया आजकल कोर्स हो गया कि लड़की को पटाए कैसे। तो उसकी एक व्यक्ति अगर 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह से चालू करता है अपना करियर, तो वो मिनिमम 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस इजीली खड़ा कर सकता है। जेनरिक मेडिसिन में 75% का ग्रॉस मार्जिन होता है। 75%। 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है। तो आज की जनरेशन जो है वो इन स्कूलिंग मेथड्स से नहीं सीखती, आज वो ऑनलाइन ज्यादा सीखती। तो अब है ना, उनको एक ही कमाई का जरिया दिख रहा है कि या मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, या मैं इंस्टाग्रामर बन सकता हूँ, या मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकता हूँ, क्योंकि उसमें दो चीजें, उसमें पैसा भी है और नाम भी है। तो आज इंडिया में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो यूट्यूब की कमाई आपको 6-8 महीने बाद दिन की दे देंगे, दिन की, जो यूट्यूब महीना साल में नहीं दे सकता। ऐसा? हाँ। कौन सागर जी खुद ही आपको भी बताओ भाई। तो संजय सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सागर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, आज का डिस्कशन ना हम टोटली फाइनेंस के रिलेटेड रखेंगे जी। एक आम आदमी जो फाइनेंस के बारे में समझता है या नहीं समझता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस उसके जो रहते हैं, कोशिश करेंगे कि आज हम आपसे उनको सोल्यूशन दे पाएँ। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला ही सवाल है, थोड़ा बम्बार्डिंग वाला सवाल ये हो जाएगा आपसे। अच्छा, मैं लोगों को बता देता हूँ, आपके बारे में तो लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके संजय सर के बारे में बता दूँ। एक फाइनेंस के बहुत ही बड़े धुरंधर हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़े वाले धुरंधर हैं ये। तो आप इनसे फाइनेंस कुछ भी सीख लो, कुछ भी पूछ लो, इनके पास बहुत सॉलिड आंसर हैं और बहुत कुछ। खैर, आज एक नमूना हमें मिल भी जाएगा इस पॉडकास्ट के जरिए। थैंक यू सो मच। तो पहला ही सवाल मेरा ये है, बम्बार्डिंग वाला जी। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सबको जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता क्या है ये। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये क्या होता है, लोग क्यों नहीं पा पाते? मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्या कारण होता है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पहले समझते हैं। हम जिंदगी भर सागर जी सबकी जर्नी में, और अगर खासकर आप हमारे एज ग्रुप के लोगों को देखेंगे तो सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। आप भी बिहार से आए, आपने भी स्ट्रगल देखा, मैं भी एक छोटे गांव से आया, फिर सिटी में बढ़ा, हमने अपना स्ट्रगल देखा। तो हमारा जो मानसिकता थी वो ये थी कि हमें पैसे बचाने। तो हम अपने सब स्ट्रगल्स देख रहे थे और उसके हिसाब से लोग अपने पैसे बचा के चलते थे। हमारे कॉन्जर्वेटिव पेरेंट्स थे, कॉन्जर्वेटिव पूरी सोसाइटी थी, तो उस तरीके से वहां पे वो हमारे एंग्रेन्ड हो गया था। ठीक है। हमने जिंदगी भर अपना समय बेचा पैसा लेने के लिए। जितने भी नौकरी करी, मैंने भी 16 साल कॉर्पोरेट में निकाले, रियल एस्टेट में काम किया, बहुत जगह काम किया। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह 9 बजे जाता हूं और शाम को 8 बजे 9 बजे आता हूं, डिपेंडिंग अपॉन माई वर्क प्रोफाइल। तो मैं क्या कर रहा हूं कि वो महीने के एंड में 35,000 से लेकर जो भी मेरा लास्ट की सैलरी थी, 35,000 से मेरी सैलरी चालू हुई थी 2008 में, 35-40,000 से। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहां मैंने अपना समय बेचा ताकि मैं पैसे ले पाऊं। फाइनेंशियल फ्रीडम इसका जस्ट उल्टा होता है। आप अपना समय खरीद लेते हो क्योंकि अब आपके पास इनफ पैसे होते हैं। समय दूसरों को खरीदते हैं। हाँ, आप अपना ही समय आप खरीद लेते हो दूसरों से। अभी तक आप दूसरों को समय बेच रहे थे। आप एक कंपनी के पास जाते थे, आप बोलते थे सुनो, आप मेरे को सुबह 9 बजे बुलवा सकते हो और रात के 8-10 बजे तक काम करा सकते हो। संडे को जरूरत पड़ी तो काम करा सकते हो, 26 जनवरी को जरूरत पड़ी तो काम करा सकते हो। साल की मुझे 30 छुट्टी जनरली मिल जाती हैं, पर क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा है तो आप कभी भी बुलवा लेते हो। तो मैंने क्या किया, मैं तो समय दे गया अपना, और समय से कीमती कोई चीज नहीं है क्योंकि वो वापस नहीं आती। सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है जीवन में, हेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है, वेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है, समय ऊपर नीचे नहीं होता। समय सबसे ज्यादा समय एक्चुअली एक ऐसी कमोडिटी है जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती। तो आपने अपनी सबसे महंगी कमोडिटी दे दी ताकि आप कुछ पैसे पा पाओ, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहली बात, आजकल ना मैं नोटिस करता हूं कि काफी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स या जो यंग हैं वो ना इस चीज को उसको धिक्कारने लग गए हैं। वो ये बात नहीं समझ रहे कि एक आधा कोई केस या 10 केस ऐसे हो जाते हैं जो अच्छा कर पाते हैं, पर बाकी आम जनता जो है वो आज भी वही स्ट्रगल्स ले रही है। इंडिया में आज 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 25,000 या उससे ज्यादा की आमदनी है। तो बाकी जो 126 करोड़ लोग हैं वो आज भी बहुत बुरे दारिद्र्य में फंसे हुए हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को जानने से पहले हमें यह समझना होता है कि समय क्या है। तो समय यह है कि हमने अपना समय बेचा और पैसे ले लिए, उससे हमने कुछ किया। ठीक है, अगर हम वो चीज से कुछ सही कर पाएंगे तो कुछ समय बाद जाके हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारा पैसा हमारे लिए वर्क कर रहा होगा, हमारा कैपिटल हमारे लिए वर्क कर रहा होगा। जैसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल वर्क कर रहा है।
पर ये जो इंटेलिजेंस है, ये भारत देश में आज बहुत, अभी भी बहुत कम है। बहुत एजुकेशन हुई है, आप जैसे लोगों ने आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है, पर मेरे को लगता है अभी भी हम बहुत बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, और बहुत एजुकेशन देनी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ प्लेस वेयर आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली सुबह उठना है और रात को सोना है, और एक ऐसी आपकी इनकम स्ट्रीम है जो आपके सारे खर्चों को टेक केयर कर रही है। इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपने अपना समय खरीद लिया। आज मैं मंडे को चाहिए तो ऑफिस में काम ना करूं, मैं अपना कोई काम ना करूं, 2 महीने की छुट्टी पे चला जाऊं, कुछ मेरे को रोकेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हेन वी बाय आवर ओन टाइम, जब हमने अपना समय खरीद लिया जो हम पहले बेचते थे। ठीक है। दूसरी चीज हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं पा पाते। देखिए, मैंने ना, एक व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे, उनकी तनख्वाह सुन के आप हैरान हो जाओगे, देश में मेरे को लगता है 0.1% लोगों की इतनी तनख्वाह होती है। उनकी तनख्वाह थी 7 लाख रुपया महीना, 7 लाख रुपीस पर मंथ। मैंने जैसे कहा कि इस देश में शायद 0.1% लोगों की, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, पूरे देश की नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स में 0.1% ऐसे लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए महीना होगी या उससे ज्यादा होगी। वो व्यक्ति की 20-22 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे और वो उधार पे जीता था। तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो 7 लाख रुपए महीना पाने के बाद भी सिर्फ 20-22 दिन निकाल पाता है, अगले 8-9 दिन नहीं निकाल पा रहा था बेचारा। और मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो 50,000 रुपए कमाता था, पर उसमें से भी 10 से 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता था। तो सेविंग्स एंड योर फाइनेंशियल जर्नी, जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ हाउ मच यू अर्न। आप कितना कमाते हो उसका फैक्टर नहीं है, आप कमाए हुए पैसे से करते क्या हो, ये उसका फैक्टर है। आज लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए उड़ी मारनी है ऊपर से, 50,000 रुपए जाके दुबई में दे देंगे, चलो अपन कूद लेते हैं एक बार, 25,000 की तनख्वाह होगी, 50,000 रुपए दे देंगे, तो कैसे करेंगे, ईएमआई पे करेंगे। तो आपने वो पैसा जो निवेश होकर आपको आगे बढ़ा सकता था, उस पैसे को छोड़ दिया और उसकी जगह अपने पे एक लाइबिलिटी ले ली ताकि आप इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डाल सको। आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और फिर आप कर्ज करोगे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि लोग, इनकम इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओनली एंड ओनली हाउ यू मैनेज योर इनकम, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसलिए कुछ लोग 50,000 से 75,000 की पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग 2, 3, 4 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ, पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज ही नहीं करना आता अपना पैसा। तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने जो बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, वो ये है कि हम क्यों नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पा रहे। क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली ना खर्च करना आता है, ना हम लोगों को निवेश करना आता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। मैं आपको प्रूफ के साथ जनरली बता सकता हूं। आज तो हम बैठे हुए हैं, कभी और कुछ बोर्ड पे करें या कुछ एक्सेल शीट्स पे करें, तो कि एक व्यक्ति अगर 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह से चालू करता है अपना करियर, तो वो 20 साल की जर्नी में मिनिमम ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करे, सही से जिए, अच्छे से स्पेंड भी करे, सब कुछ करने के बावजूद भी 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस इजीली खड़ा कर सकता है। 25,000 रुपए महीने की सैलरी वाला। हाँ, जो स्टार्ट करता है 25,000, फिर धीरे धीरे उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, 10% बढ़ती है, सालाना सैलरी बढ़ने लग जाती है, फिर आदमी अपस्किल होता है तो और तनख्वाह बढ़ती है। अगर वो सारे लाइफ के अजम्पशंस को लिए जाए, जो मेरी लाइफ के अजम्पशंस थे, मैं कोई IIT से नहीं पढ़ा, मैं कोई IIM से नहीं पढ़ा, मैं कोई टॉप 1% कैंडिडेट नहीं था इस देश का, नॉर्मल इंजीनियरिंग करी, नॉर्मल MBA करी, पर आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाया क्योंकि मेरी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स ऐसी थी जिसने मुझे इस चीज के लिए सपोर्ट किया। तो एक 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर सही जर्नी पकड़ ले, 20 साल की उम्र में वो स्टार्ट करता है, तो 40 साल की उम्र तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है। और आप ही की एक वीडियो थी सागर जी, जो मेरे को मेरे किसी दोस्त ने भेजी थी, वो बहुत इंस्पायरिंग वीडियो थी, मैं बहुत लोगों को फॉरवर्ड करी। वो थी कि SWP मतलब मुफ्त की सैलरी, बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, बिना नौकरी के सैलरी। हाँ, तो ये SWP जो है ना, ये सबसे अंडररेटेड पैसिव इनकम है इस देश की। अगर आज एक व्यक्ति, मजेदार आपको एक बात बताता हूं, अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए महीना एक SIP में डाले 20 साल के लिए, उसके बाद वो अगले 20 साल के लिए 2 लाख रुपए महीना उसी SIP में से निकाल सकता है। किस बात की कंप्लेंट है भाई? क्या क्या रोक रहा है आपको ये करने से? 20,000 रुपए नहीं डाल सकते? चलो आज आप 5,000 से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे रैंप अप करो, 7,000 ले जाओ, 10 ले जाओ, 12, 15, 18, 22, 25, 30 ले जाओ। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। तो आप अगर 20,000 रुपए महीने 20 साल डालते हो, तो
तो उसके बाद 2 लाख रुपए महीने 20 साल निकाल सकते हो यार। अगले 20 साल, अगले 20 साल हर महीने, साल का नहीं बोल रहा मैं। यानी कि आपने डाला 48 लाख, आप निकालोगे 4 करोड़ 80 लाख। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और उसके बाद भी कॉर्पस बचा रहेगा। और उसके बाद भी उम्मीद है कि कॉर्पस थोड़ा सा बचा रहेगा। अगर उसने 1.5 लाख निकाला तो डेफिनेटली कॉर्पस बचा रहेगा, 5-6 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाएगा उसका। मतलब आप सोचो, वो पावर है कंपाउंडिंग की जो लोग नहीं, उनको चाहिए कल पैसा बन जाए, परसों पैसा बन जाए, आज मैं ऊपर से कूद जाऊं, लोगों को फोटो दिखा दूं। अरे 4 लाइक्स 10 लाइक कितने, अगर एक फोटो पे आपके 100 लाइक आ गए और आपने 50,000 रुपए डाल दिए तो यार आपको तो 500 रुपए की 1 लाइक पड़ी यार। 500 रुपए 1 लाख, यस। हाँ। तो अगर तो लोग है ना यूनिट लेवल पे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें नहीं देखेंगे, तो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और 500 रुपए 1 लाख तो पड़ी, लेकिन बदले में मिला कुछ भी और नहीं। मिला कुछ भी नहीं कि भाई कोई काम दे देता आके उसके चक्कर में, या तुम्हारे को अच्छा अगली बार दुबई टूरिज्म बोलता कि अगली बार उड़ी मारोगे तो हम तुमको 50,000 रुपए हम अपनी जेब से देंगे। तो यू नो ये सब चीजें लोगों को देखनी पड़ेंगी कि आप अपना घर संवारो, आप अपने आप को ठीक करो। अब हाँ, शौक पूरे करो, शौक पूरे करने के मेजर्स रखो, वो उनके देखिए हर चीज का जो रूल बना देगा। जैसे हमारे जब हम गाड़ी लेके जाते हैं और हम फरीदाबाद बॉर्डर पे हैं, तो फरीदाबाद बॉर्डर पे अंदर जाने के लिए आपको टोल देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आपको लाइफ में भी बहुत सारे टोल गेट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें इनकम का टोल गेट होगा, एक्सपेंस का टोल गेट होगा, लीजर का टोल गेट होगा कि मैं लेजर एक्सपेंसेस कब करूंगा, मैं हैंडबैग कब खरीद सकता हूं, मैं एक 40,000 रुपए का टूमी का बैग कब खरीद सकता हूं। खरीद सकते हो, इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ। तो बेसिकली क्या है, मेरा एक डेफिनेशन है कि आपकी औकात होनी चाहिए। ये बड़ा रफ वर्ड है ये, पर औकात की एक डेफिनेशन है। औकात की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं एक आज टूमी का बैग लेने जाता हूं, टूमी एक बहुत हाई ब्रांड अच्छा बैग है, मिनिमम हल्का सा भी बैग उसका 50-60 हजार रुपए का आता है, मेरे को लेना है जी, मेरे जीवन में मेरे को चाहिए था, तो 50-60 हजार रुपए का अगर मुझे बैग लेना है, तो औकात का मतलब यह है क्या मैं ये बैग बिना मेरे को प्रॉब्लम हुए 2 बार ले सकता हूं। ओके। अगर तो मैं ये 2 बार ले सकता हूं तो मेरी आज औकात है इस बैग को लेने की। मुझे मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि मेरे पे ईएमआई चढ़ जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि आगे का मेरा रनवे खत्म हो जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे मैं हिल जाऊंगा। तो अगर मैं नहीं हिलता तो मैं डेफिनेटली, अगर मैं 2 बार उस बैग को खरीद सकता हूं तो मैं 1 बार तो खरीद ही लूंगा। तो पहला ये डेफिनेशन है औकात का। दूसरा है, अगर आपको रियली कुछ बिल्ड करना है तो आप रूल ये बना लो, कोई भी लीजरली एक्सपेंस में करूंगा वो मैं पैसिव इनकम से करूंगा, एक्टिव से नहीं करूंगा। अगर मैं नौकरी करके पैसे कमा रहा हूं, अगर मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बेच रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, कभी बीमार हो जाता हूं, कभी दोस्तों के साथ नहीं जा पाता, कभी माँ बाप के साथ समय नहीं खर्च कर पाता, तो मैं क्यों उस पैसे को ऐसी जगहों पर डालूं जहां कोई आउटपुट नहीं है। तो उस पैसे को ऐसी जगह डालो जहां आउटपुट है, और उस आउटपुट से आप जो है वो लग्जरी खरीदो। पैसिव इनकम ना लोग बोलते हैं टाइम लगेगा बनने में, सागर जी बहुत टाइम नहीं, बकवास है। तो सबसे बड़ी बात यही। हाँ, अरे भाई 500 रुपए की अगर आपकी पैसिव इनकम होती है, 500 रुपए की मैं कह रहा हूं, तो आपका नेटफ्लिक्स फ्री हो गया। ऐसे देखो, आपने अगर 2,000 रुपए की पैसिव इनकम करी तो आपकी चाय फ्री हो गई। अगर आप 5-7 हजार रुपए का 10,000 रुपए की पैसिव इनकम पे आ गए तो आपका राशन फ्री हो गया। तो लाइफ के कुछ छोटी छोटी चीजों को आप अपने पैसिव इनकम से नॉक ऑफ कर सकते हो कि इंटरनेट का बिल हो गया। क्या तरीके हो सकते हैं पैसिव इनकम बनाने के? देखिए, पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे एक बोला मैंने कि एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत अंडररेटेड तरीका है, लोगों को इसकी अभी समझ नहीं है। आपकी वो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से, मेरे को लगता है कि आपको आई बटन पे डाल देनी चाहिए वो वीडियो, डेफिनेटली डल जाएगा। वो वीडियो मेरे को लगता है बहुत इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उस तरह में बताया गया था कि वो कॉर्पस से आप कैसे जिंदगी भर पैसा खींचते रह सकते हो, और वो कॉर्पस बढ़ता रहेगा। हाँ। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज पैसिव इनकम की होगी, आजकल ना बड़े इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए। पहले क्या होता था, आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एकमात्र एफडी होती थी। अच्छा, एफडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कम रेट दे देगा, कोई प्राइवेट बैंक ज्यादा दे देगा, को थोड़ा बोड़ा चलता रहता था। ठीक है, अब क्या ही चलेगा, कोई 6.5 दे रहा है, कोई 7.5 दे रहा है, तो कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। पर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैं कुछ नाम ले देता हूं, जैसे विंट वेल्थ है, जैसे ग्रिप इन्वेस्ट है, जिराफ है, उसके बाद आपका पावर अप है, उसके बाद पर एनम है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आज छोटी मिड साइज कंपनीज, थोड़े लार्ज साइज कंपनीज के बॉन्ड्स इशू होते हैं। ये बॉन्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। एक कंपनी है ब्लू स्मार्ट, मोबिलिटी की कंपनी, आज आपने भी देखी होगी, दिल्ली एनसीआर में प्रिवेल करती है। बड़ी अच्छी वो व्हीकल्स, उबर है बेसिकली, उबर ही है, पर सिर्फ ग्रीन व्हीकल्स है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जब उनको कंपनी बनानी थी तो उनको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए थे। अब व्हीकल्स मतलब बड़ा केपेक्स, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, एक एक व्हीकल 8-10 लाख रुपए का आएगा।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई देखो हम क्या करते हैं, हम है ना जनता के पास जाते हैं, हम जनता के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई सागर जी आपके पास 10 लाख रुपए हैं, हाँ जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप एक काम करो जी, एक गाड़ी हमारे को खरीद के दे दो आप, हम उस 10 लाख रुपए पे आपको 15% का IRR देंगे। IRR का मतलब कैसे होता है कि जैसे होम लोन का किश्त होती है, अब आपने जो उनको गाड़ी लेके दी, वो 10 लाख रुपए उनके ऊपर होम लोन हो गया, एक तरीके से कार लोन हो गया, जो भी कह दो, और वो अगले 3 से 4 साल में आपको 15% का लगा के रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक EMI दे देंगे। तो अब आप उनके बैंक बन गए। जो बैंक काम करता है, जो बैंक एक होम लोन देता है और उसको 20 साल तक किश्तें आती हैं, अब क्या हुआ, सागर जी ने 10 लाख रुपए दिए और सागर जी को अब वो साल का 15% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक EMI का शेड्यूल बांध देंगे और 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने में आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो यानी कि जो पैसा 10 लाख आप FD में रखते थे और उस FD में आप 6.5-7% कमाते थे, अब 15% अब वो 14 से 15% उसको देने लगे। इसी तरीके से उन्होंने बहुत अपना एक्सपेंशन किया। आज भी मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म शायद ग्रिप इन्वेस्ट था, तो ग्रिप इन्वेस्ट के माध्यम से, क्योंकि उनके पास तो जनता है नहीं, तो ग्रिप इन्वेस्ट बीच में आ जाता था और वो ब्लू स्मार्ट को बोलता था सुनो भाई मेरे पास बहुत जनता है, मेरे पास सागर जी भी हैं, संजय जी भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000, 10 लाख, 20 लाख डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इन सबको इकट्ठा करता हूं आपके लिए और आपको गाड़ियां भर भर के लाके देता हूं, आपका काम है उन गाड़ियों को चलाना, रोटेट करना। तो उसको क्या हुआ, उसको कैपिटल मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई और उसको गाड़ी मिल गई 4-5 साल के उस पे इंटरेस्ट पे, तो वो आराम से, अच्छा अगर वो बैंक के पास जाता, बैंक उसको देता ही नहीं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, उस कंपनी की एक्सट्रीम क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं। तो आपने भी रिस्क लिया, मैंने भी रिस्क लिया, पर रिस्क की जगह मुझे 7 की जगह 15 तो मिला। तो वो मेरे को लगता है कि एक नया दौर आ रहा है भारत में और अब ऐसे बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आम आदमी कहाँ जाए, कौन सी वेबसाइट? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मैं कुछ नाम लूंगा वंस अगेन। जैसे जिराफ करके एक प्लेटफॉर्म है, जिराफ के बाद आपका पर एनम करके एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है विंड वेल्थ करके एक प्लेटफॉर्म है, एक पावर अप करके प्लेटफॉर्म है, एक उसके बाद ग्रिप इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म। तो इन पे ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मिल जाएंगे और उसमें उनके रिस्क लिखे होते हैं, कंपनी का प्रोफाइल लिखा होता है, रेटिंग की होती है, सब कुछ होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं वो। उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है यार ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है, इसमें रिस्क कम है, तो मैं इस कंपनी का बॉन्ड खरीद लेता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए है जी, मैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लेता हूं। कुछ मोटा मोटी पैरामीटर जो आम आदमी को समझ में आए वो देखना चाहिए हमारे को। देखिए, एक तो वो जनरली क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग करते हैं तो BBB+ रेटिंग से ऊपर होना चाहिए, पहली बात तो। जनरली ये प्लेटफॉर्म्स BBB+ से नीचे लेते भी नहीं है क्योंकि इनकी भी साख जो कहते हैं अपन, क्या मतलब वो BB का? BBB+ होता है, जैसे क्या होता है कि जब भी कोई बोरोइंग करता है तो बोरोइंग करने के लिए ना उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है, कि भाई मेरी वर्दीनेस क्या है, कि मेरी एक्चुअली हिंदी में अगेन बोले औकात क्या है, कि क्या मेरे में क्षमता भी है ये पैसा वापस करने की, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो मुझे 3 साल में 4 साल में कुल मिला के पैसा वापस करना है। तो उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक क्रिसिल, केयर, इकरा, ये 3 बड़ी एजेंसीज हैं, ये रेटिंग करती हैं और उनको एक ग्रेड देती हैं। तो वो ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं, मतलब इससे मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो वो जो मिनिमम इतना ही होना चाहिए वो BBB+ होता है, तो BBB+ से वो ऊपर रहेंगे तो बेटर है। 99% केसेस में वो सारे BBB+ से ऊपर रहते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं तो लाने नहीं देता उनको। पहली चीज ये, प्लेटफॉर्म की भी क्रेडिबिलिटी भी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। कल को आप बोलोगे यार मेरे तो, आप थोड़ी बोलोगे बॉन्ड में पैसे डूब गए, आप बोलोगे मेरे तो ग्रिप की वजह से पैसे डूब गए या मेरी तो जिराफ की वजह से पैसे डूब गए, राइट, है ना। आप मेन बॉन्ड का नाम नहीं लोगे, आप तो प्लेटफॉर्म का नाम लोगे। लोग थोड़ी बोलते हैं कि मेरा वो सप्लायर ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, मेरा अमेजॉन ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, तो साख खराब होती है अमेजॉन की, तो अमेजॉन को ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों। तो ये हो गया आपका रेटिंग। सेकेंड चीज हो गई कि एसेट कवर क्या है। अगर करोड़ रुपए का वो टोटल रेज कर रहे हैं तो उस करोड़ रुपए के अगेंस्ट किस चीज को मॉर्गेज कर रहे हैं, क्या कोई जमीन को कर रहे हैं, क्या कोई गाड़ी को कर रहे हैं, क्या कोई कैश फ्लोज को मॉर्गेज कर देते हैं कि आगे आने वाले 3 साल के कैश फ्लोज एक एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, वो एस्क्रो अकाउंट में जो है अधिकार इस कंपनी का होगा जिसने इनको लोन दे रही है, ये जो सेंट्रल कंपनी है वो उसका अधिकार होगा कि इस कंपनी पर कैश फ्लोज को पकड़ के रखे। तो क्या चीज वो मॉर्गेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बड़े पैरामीटर्स हैं और उसके बाद ऑफरिंग को थोड़ा सा बेसिक समझ ले कि वो किस पर्पस के लिए जा रहा है। अगर देखिए वो कोई पुराने लोन को रीपे करने के लिए जा रहा है तो मेरे को लगता है वो नहीं करना चाहिए, वो पहले ही कर्जे में है, वो पहले ही कर्जे में। अगर वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, कोई नई केपेक्स हो रही है, कोई नया वर्किंग कैपिटल खड़ा हो रहा है जिससे धंधा मूव करेगा, तो उसमें पैसे डालने चाहिए।
तो ये सारी चीजें, ये 2-3 बेसिक चीजें भी अगर इंसान देख ले, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छे हो गए कि ये ठीक से प्रेजेंट कर देते हैं, ओके तो उससे आपको एक अच्छा नो हाउ मिल जाता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक तो ये हो गया। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी पीछे बहुत अंडररेटेड था पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो 8 साल की अवधि का सबसे पहले रिलीज हुआ था, थोड़ा इसके बारे में भी खुल के बताइए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा विकल्प निकल के आया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन मतलब सरकार, गोल्ड बॉन्ड मतलब गोल्ड के अगेंस्ट पैसा। तो सागर जी, इंडिया में करीबन 1400-1500 टन सोना इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट होता है या तो लेजिटिमेट तरीके से इंपोर्ट होता है, बुलियन, जिसमें प्रॉपर बिलिंग होती है, और कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है, स्मगलिंग भी होती है, सब ठीक होता है। है। तो इंडिया के लिए जैसे ही गोल्ड इंपोर्ट होता है तो करेंसी आउटफ्लो हो जाती है। आउटफ्लो मींस मतलब जो डॉलर है वो चला जाता है। अगर इंडिया, एक इंडियन गोल्ड मैन्युफैक्चरर को गोल्ड का बुलियन खरीदना है तो वो इंपोर्ट होगा। और अंदर समझाओ, गोल्ड का बुलियन खरीदना है मींस, मतलब आज समझो मैं एक गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर, मुझे गोल्ड तो चाहिए। अब मुझे गोल्ड कहां से मिलेगा? इंडिया में तो गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं है, तो मैं गोल्ड कहां से खरीदूंगा? बाहर से खरीदूंगा, ठीक है, बाहर से मंगवाऊंगा गोल्ड। कहां से मंगवाऊंगा? स्विट्जरलैंड में कोई रिफाइनरी है, वहां से मंगवा लूंगा, दुबई से मंगवा लूंगा। तो ये ऑफिशियल चैनल से आएगा। अब वो इंडियन रुपीस तो लेंगे नहीं दुबई वाले या स्विट्जरलैंड वाले, वो डॉलर में लेंगे। तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरे रुपए ले लो, मुझे डॉलर दे दो। तो उससे क्या होगा? आरबीआई की करेंसी का एक्सचेंज कम हो जाता है, उनके पास जो पैसा पड़ा रहता है डॉलर में वो कम हो जाता है, एक रिजर्व्स खत्म होने लग जाता है। क्योंकि उसने मुझे दे दिया, क्योंकि उसने मुझे दे दिया और मैंने जाके किसी एक्सटर्नल पार्टी को दे दिया, उसने मुझे सोना भेज दिया। राइट। अब वो सोने की जो बार मेरे को भेजा, समझो 10 किलो का सोना मैंने खरीदा। अब 10 किलो के सोने से मैंने चेन्स बनाई, ठीक है जी, चेन्स बनाई तो सागर जी आ गए दुकान में, बोले भाई हमारे को तो आज चाहिए 200 ग्राम की चेन चाहिए। तो बहुत अच्छी सारी चेन्स देखी, 200 ग्राम की चेन उन्होंने खरीद ली। अब 200 ग्राम की चेन खरीद ली और पहन ली। अब इसका क्या प्रोडक्टिव यूज है? ये तो सिस्टम से पैसा खत्म हो गया, बाहर चला गया, ये डेड एसेट हो गया, ऑर्नामेंटल एसेट हो गया। तो हमारे पास आज कोई ब्रेसलेट है, कोई चेन है, कोई रिंग है, तो ये ऑर्नामेंटल एसेट है, ये घूम रहा नहीं है, ये रोटेट नहीं कर रहा। तो ना ये सरकार को टैक्स दे रहा है, एक ही बार टैक्स दे रहा है, एक ही बार इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, टैक्स दे दिया। अब वो गोल्ड चेन पड़ी है, मेरे घर पे पड़ी है, मेरी माता पिता के टाइम पे, दादा दादी के टाइम से गोल्ड जो पड़ा है वो पड़ा हुआ है, तो वो इनमोबिलाइज्ड गोल्ड था, इनमोबिलाइज्ड गोल्ड था। ऐसा भारत में करीबन 25,000 टन, 25,000 केजीज का गोल्ड इंडिया में आज हाउस होल्ड गोल्ड है, जो घरों में जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना से भी ज्यादा, यूएसए से भी ज्यादा है। तो भारत में, क्योंकि ये हमारा फेटिश है गोल्ड का। ओके, ये हमारे को तो गोल्ड बहुत पसंद है सबको। आप जानते हो साउथ की शादियों में तो मतलब बंदा नहीं दिखता, सिर्फ गोल्ड दिखता है, या लेडी नहीं दिखती, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड दिख रहा होता है उसके ऊपर। तो हमारा फेटिश है गोल्ड, तो हमारा फेटिश है, तो हमारे पास 25,000 टन का सोना है। अब वो इमोबिलाइज्ड एसेट है। अब सरकार सोच में पड़ जाती है यार कि एसेट तो आ रहा ही नहीं है, यूज ही नहीं हो रहा मार्केट में, ये पैसा तो ब्लॉक होके पड़ा है, सबके घर में पड़ा हुआ है, सबके घर में पड़ा हुआ है, लेडीज के घर में पड़ा हुआ है, जेंट्स ने रखा हुआ है, सबको अलाउड है, किसी को 500 ग्राम अलाउड है, किसी को 250 ग्राम, जो भी नियम में है उसके हिसाब से अलाउड है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको मोबिलाइज कैसे करें? तो सरकार एक स्कीम लेके आई जिसे कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सरकार ने बोला कि भाइयों आपके पास गोल्ड पड़ा है ना, वो गोल्ड के अगेंस्ट आप गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, ठीक है, आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास 100 ग्राम की चेन जमा कर दो और हम आपको एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दे देंगे। आप हमारे पास आओ मींस सरकार के पास हाँ, जाओ। सरकार के एजेंसीज के पास जाओ और उनसे गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, ठीक है, उनको आपने अपना गोल्ड सोना के अगेंस्ट दे दो। गोल्ड बॉन्ड खरीद लो, उनको अपना सोना दे दो और हाँ, उसके वो बदले एक में बॉन्ड, दे दो। एक पेपर दे देंगे आपको। ठीक है, अब वो पेपर देंगे तो गोल्ड अब यूटिलाइज हो जाएगा, पैसा मार्केट में आ गया। आपको क्या देंगे वो अब उसके एवज में? आपने अपनी चीज रख दी जी, तो वो कहते हैं हम आपको साल में करीबन 3% का ब्याज देंगे और 8 साल का लॉक इन है। 8 साल तक अब मेरे से वापस नहीं लेने आ सकते, क्योंकि मैं इस पैसे को रोटेट करूंगा, ठीक है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो 8 साल तक अब ये पैसा लेने आप वापस नहीं आ सकते। 8 साल बाद जब आप आओगे तो जो गोल्ड का रेट उस दिन का होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा पैसा वापस, पैसा वापस मिल जाएगा, पैसा वापस मिल वो जाएगा, सोना नहीं मिलेगा या गोल्ड वापस मिल जाएगा, जो भी चॉइस है आपकी। अच्छा, जो भी चॉइस है आपकी, ओके, क्योंकि गोल्ड तो अंडरलाइंग एसेट है ही, रियल चीज है, असली चीज है। तो इसमें क्या हुआ, जब पहला गोल्ड एसजीबी आया, पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, तो उसमें जो 8 साल में प्राइस राइज हुआ वो करीबन 11 से 12% कंपाउंडेड था, यानी हर साल 12% गोल्ड का प्राइस बढ़ा। उसके अलावा सरकार आपको 3% और दे रही थी, तो 15% हो गया। तो ये हर साल 3%, हर साल 3%, ठीक है। तो हर साल आपको 3% का ब्याज आ रहा था, उस पर आपको टैक्स देना था, और ये जो 12% कंपाउंड हुआ, ग्रो हो रहा था, उस पर टैक्स भी नहीं देना था। ओके, क्यों? तो चीजें आपकी थी शुरू से, किस बात का टैक्स दूंगा?
वो तो मैंने आपको दिया ना मोबिलाइज करने के लिए। Right. तो मैं किस बात का टैक्स दूंगा भाई? मेरी चीज पे मैं गेन लेने के बाद मैं ही टैक्स दे दूं तो वो तो बेवकूफी हो गई ना। तो ये बड़ा अच्छा एक मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का गोल्ड का, जिसमें पहले स्कीम में एसजीबी ने करीबन IRR जिसे कहते हैं हम, रिटर्न्स, टोटल कुल रिटर्न्स सालाना करीबन 14 से 15% का रिटर्न दिया। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प बन के आया, सेफ साउंड सरकार का। ओके। आज भी गोल्ड इंक्रीज कर रहा है। एक साल पहले जो रेट था आज उसके देखोगे तो करीबन 10 से 11% का अंतर आ चुका है। बट मैं जिस एसजीबी को जानता हूं वहां पर गोल्ड देना तो नहीं पड़ता। नहीं, वहां देखिए हम एसजीबी पैसे दे करके बॉन्ड खरीद लेते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज है। गोल्ड अच्छा का भी अच्छा, है, हाँ। आप कह रहे हो या तो गोल्ड दे दो, हाँ, या फिर पैसे दे दो। यस, ओके दोनों पॉसिबिलिटीज है। ओके। तो ये आपका जो है एक एसजीबी का तरीका होता है जिसमें आपको रिटर्न्स बनते हैं। तो ये एक पैसिव इनकम हो गई अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है। एक मैंने आपको बता दिया एफडी, तो चलो स्टैंडर्ड हो गई। एक हाई यील्डिंग बॉन्ड्स हो गए। ये मेरे हिसाब से 3 आज के दिन फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसमें बहुत इजीली आप पैसिव इनकम। लेकिन एसजीबी के साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमेशा अवेलेबल नहीं होता ये। हाँ, आप लॉक इन हो गए। इट्स अ नहीं, हमेशा अवेलेबल नहीं होता बाय करने के हाँ, लिए। बाय करने के लिए भी अवेलेबल नहीं होता। और साल में शायद 4 या 5 बार आता है। यस, हाँ, 4 बार आता है। 3 से 4 बार आता है। और देखिए, बट आपके पास विकल्प आ गया ना, एक अपॉर्चुनिटी आ गई। जैसे 2-3 अपॉर्चुनिटी हो गई कि आपके पास एफडी आ गया, आपके पास हाई यील्डिंग बॉन्ड्स आ गए, आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया। और अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है जो एक और विकल्प ओपन हुआ है बहुत बढ़िया, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट। ओके। रीट के बारे में जरा बताओ सर, बहुत कम लोग जानते हैं। तो रीट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सालों से यूएस, सिंगापुर, हांगकांग ये सब जगहों पे चल रहा है। इंडिया में इसको आने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया क्योंकि इंडिया में रूल्स, डिविडेंड, ये सब के बहुत इश्यूज थे। तो बड़ा सिंपल सरल तरीके से मैं समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड किस चीज का होता है कि भाई आप जो है स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप 10 कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप रिलायंस खरीदना चाहते हो, इन्फोसिस खरीदना चाहते हो, टीसीएस खरीदना चाहते हो। इन तीनों का शेयर मिला के करीबन 8-10 हजार रुपए का है, पर आपके पास तो 2,000 रुपए हैं, तो यानी अब आप खरीद ही नहीं सकते। तो आप क्या करते हो, आप एक कॉमन पूल में डालते हो जो पूल इन स्टॉक्स को खरीदता है। ओके। वो म्यूचुअल फंड होता है। राइट। तो मेरे पास 2,000 रुपए थे जी, वो म्यूचुअल फंड के पास ने ये तीनों कंपनीज में शेयर खरीदे हुए, क्योंकि मेरे जैसे 1 लाख धारकों ने 2,000 रुपए दिए हुए उनको। अब 2,000 मुझे रिलायंस में मिल गया, टाटा में मिल गया, टाइटन में मिल गया, वो सब मिल गया। सब मिल गया, कुछ प्रपोर्शन जो मेरा अधिकार, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतने प्रपोर्शन में मिल गया। अगर मैं जाता तो रिलायंस का ऐसा नहीं है कि मैं रिलायंस का आधा शेयर खरीदूं, या 1.25 शेयर खरीद लूं, या 0.25% शेयर खरीद लूं, 0.25 शेयर खरीद लूं, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल नहीं होता। वो अकेला शेयर अभी 3,000 का है। हाँ, वो अकेला ही शेयर 3,000 का, तो यानी कि एक ही शेयर खरीदने के लिए मुझे 3,000 रुपए जेब से निकालने पड़ेंगे। मेरे पास है ही 2,000 रुपए और मैं चाहता हूं सब में इन्वेस्ट करना। तो ये काम मेरे लिए कौन करता है? म्यूचुअल फंड करता है। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है जी, जैसे हम इस कमर्शियल बिल्डिंग में बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है यार इस कमर्शियल बिल्डिंग में आगे जाके 5-10 साल में बहुत स्कोप है, ये जगह बढ़ने वाली है, इस जगह में वैल्यू बढ़ने वाली है और इसमें रेंटल्स बढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक शॉप लेना चाहता हूँ। अब यहाँ शॉप आती है 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की। हमारे पास तो ना है 1 करोड़ रुपए, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूं? तो रीट जो होता है वो इन सारे यूनिट्स का म्यूचुअल फंड बन जाता है। तो रीट क्या करेगा? रीट ऐसे मेरे जैसे बहुत लोगों को इकट्ठा करेगा और वो आके ये पूरी बिल्डिंग खरीद लेगा। तो जितनी इसमें शॉप्स होंगी वो किराया अब किसको देंगी? रीट को देंगी, क्योंकि रीट मालिक हो चुका है इसका। और वो रीट जो है वो आगे जाके अपने यूनिट होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली वो डिविडेंड बांट देगा अपनी कुछ फीस रख के। ओके। अब कैपिटल एसेट भी अप्रिशिएट हो रहा है कि जब समझो 10 साल पहले ये बिल्डिंग में किसी ने निवेश किया होगा तो हो सकता है 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में किया होगा, आज ये भाव हो गया होगा 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो वो अप्रिसिएशन भी उन यूनिट होल्डर्स को मिल रहा है। तो क्या जो आदमी रीट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये पता होता है कि ये किस एब्सोल्युटली बिल्डिंग का, किस प्रॉपर्टी का रीट है? यस, बिल्कुल उसको पता होता है कि ये मैं समझो मैं पीछे माइंडस्पेस का रीट आया, तो माइंडस्पेस का रीट आया तो कौन सा मॉल है वो पूरा डीआरएचपी में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने बताया हुआ है। पर्टिकुलर मॉल में इन्वेस्ट करना हाँ, मतलब ये हो गया। अगर वो मॉल है उसमें कितने टेनेंट है, कितनी दुकानें हैं, कितना स्क्वायर फीट है, कितना रेंटल आता है, कितनी कॉमन एरिया मेंटेनेंस आती है, क्या खर्चे लगते हैं, मैन पावर क्या है, पूरा आता है, उनको पूरी रिपोर्ट आती है। और उस बेसिस पे जो पैसा बचता है वो यूनिट धारकों को डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया जाता है कि भाई। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करो तो लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है यहाँ, तो आप कल और परसों, वो तो म्यूचुअल फंड मतलब जैसे ही आपने फ्रैक्शनल कर दिया। इस दुनिया में जो चीज फ्रैक्शनल, यूनाइटेड स्टेट्स में जेट भी फ्रैक्शनल ओनरशिप पे होते हैं, जेट, प्राइवेट जेट। तो समझो आप और मैं बहुत अमीर हो गए, आप तो हो गए, चलो मैं भी हो गया आपके साथ साथ थोड़ा। तो हमने मिलकर सोचा जी, ऐसे 10 हमारे जैसे दोस्तों ने सोचा कि यार एक जेट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक जन लेके फायदा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पूल बनाएंगे, कॉमन पूल बनाएंगे और उस कॉमन पूल से हम
एक जेट खरीद लेंगे। ठीक है। ठीक है, हम 10 लोगों ने डाले, 2-2 करोड़ रुपए डाले, 20 करोड़ का या 30 करोड़, जितने का बजट आता है। अब हमें लगता है यार हम 10 के लिए भी काफी है यार, मतलब ये फिर भी खड़ा रहता है बेचारा। तो हमने कह दिया भाई अब आप भी इस जेट के मालिक बन सकते हो। हमने 100 लोगों से और पैसे ले लिए उसमें। हाँ, तो ये फ्रैक्शनल ओनरशिप हो गई। अब उसमें से संजय को लगता है कि यार अब है ना, मैं आधा अपना इन्वेस्टमेंट खाली करना चाहता हूं, तो मैं किसी और को दे सकता हूं वो इन्वेस्टमेंट। तो वो बट गया। नहीं तो वो जेट मेरे को अगर बेचना पड़े हाँ। तो मेरी तो चीखें निकल जाएंगी। जेट तो बिकता नहीं है, इलिक्विड एसेट है। इसी तरह रियल एस्टेट भी इलिक्विड एसेट है। तो लिक्विडिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रैक्शनलाइजेशन। अच्छा, इलिक्विड एसेट का मतलब तो इलिक्विड जल्दी एसेट बिके ना। हाँ, तो आपके पास एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक लैंड है 10 करोड़ की। अब आप मार्केट में जाते हो तो आपको कितने तो बायर मिल सकते हैं 10 करोड़ के भारत में, है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो इलिक्विड है। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड है और उसमें से मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं, बटन दबाऊंगा कल पैसा आ जाएगा। हाँ, ठीक है। मुझे 2 लाख निकालने हैं, बटन दबाऊंगा कल पैसा आ जाएगा। अगर आपको अपने अपार्टमेंट है 1 करोड़ रुपए का, उसमें से उसके पे करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना बाथरूम बेच दोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अपना बेडरूम बेच दोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। फिर आप क्या करोगे? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोगे। हाँ, तो आपके सर पे उधार आ गया। राइट। आप ही की चीज पे आपको उधार लेना पड़ रहा है ताकि आप उसमें से पैसा निकाल सको। ये कहां का न्याय है? तो जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं, बड़े एसेट्स होते हैं, वो इलिक्विड होते हैं। यानी वो लिक्विड नहीं होते, वो मूव नहीं करते, उनकी मूव नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए मैं एक बार किसी से बात कर रहा था तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अगर हमारे भारत के सारे घरों को एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया जाए तो उन पे रोज लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि कोई बायर ही नहीं होगा। हाँ, कोई शेयर का जब बायर नहीं होता और सेलर होता है तो लोअर सर्किट लगने लग जाता है। तो अगर हमारे देश के सारे घरों को और ये सब जगहों को हम डाल दें एक पोर्टल पे, एक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे एक हाउसिंग स्टॉक एक्सचेंज आ जाए, तो घरों के प्राइस रोज गिरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है भारत में उतनी ज्यादा। कुछ ही वर्ग है जो वो घरों को खरीद सकता है, बहुत कम सेट ऑफ लोग हैं। रीट के बारे में थोड़ा सा कुछ और बताइए संजय सर, कि मान लो किसी बिल्डिंग का है, मान लो ये गैलेक्सी बिल्डिंग है, गैलेक्सी बिल्डिंग का रीट पे किसी ने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये गैलेक्सी बिल्डिंग जो है खंडर होता जा रहा है, मान लो इसकी दुकानें खराब हो रही हैं, कोई ले ही नहीं रहा, तो इसका जो वैल्यू खराब होगा वो इसके रीट में भी दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। ये वही बात है, जैसे आपने रिलायंस का शेयर खरीदा हाँ। और उसका अगले साल का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो उसके आपका म्यूचुअल 3,000 फंड रुपए का भी शेयर खराब 2,000 रुपए का हो जाएगा, ओके। या 2.5 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस नहीं करी। ये एसेट है। अच्छा, क्या होता है जनरली रीट में वैसे एसेट्स आते हैं जो 80% 90% लीज हो चुके होते हैं। अच्छा, 80% 90% लीज हो चुके होते हैं, तो उनमें सक्सेस आ चुकी होती है। आज अगर इस जगह पे समझो 3 लाख स्क्वायर फीट है, ठीक है, 20 फ्लोर है और 3 लाख स्क्वायर फीट है, 15,000 पर फ्लोर है, तो हमें पता है कि 3 लाख में से समझो 2.5 लाख स्क्वायर फीट तो लीज हो चुका है। अब आप छोटे किसी को ओनरशिप दे ही नहीं सकते, क्योंकि रीट के पास पूरा मालकाना हक है। तो रीट ऐसे टुकड़े करके नहीं बेचता कभी भी। रीट टुकड़े करके बेचेगा अपने यूनिट होल्डर को। पर सागर जी पहुंच के बोले यार मेरे को 2 दुकानें दे दो 1-1 करोड़ की, वो उनको नहीं देगा। वो बोलेगा आप एक काम करो, रीट में 2 करोड़ डाल दो। अब रीट में 2 करोड़ डाल दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं आपको दुकान नहीं दूंगा, ईयर मार्क दुकान नहीं दूंगा। ओके, ठीक वो है। दुकान फिर किसको देंगे? वो दुकान तो उन्हीं की हो गई, उसका भाड़ा वो यूनिट होल्डर को देंगे। अच्छा, जो यूनिट होल्डर है फिर तो ऐसे फिजिकल रियल एस्टेट से ज्यादा अच्छा हो गया ये। एब्सोल्युटली, बिकॉज ये लिक्विड हो गया। अब 2 लाख रुपए में मैं इस जगह का मालिक बन सकता हूं, सिर्फ 2 लाख रुपए देके। अब मैं असली मैजिक आपको बताता हूं इसमें। ये तो कमर्शियल है। आप कभी भी ये सोच सकते हो कि होटल में कमरा आपका होगा। एक होटल है, हाँ, मैरियट आजकल वो भी चल रहा है, ये भी बताओ। हाँ, तो मैरियट चल रहा है या फिर हयात चल रहा है या फिर कोई भी अच्छी चेन चल रही है, ठीक है। तो उसमें भी आप एक चाहते हो कि मैं हॉस्पिटैलिटी एसेट में पार्टिसिपेट करूं। हॉस्पिटैलिटी एसेट क्या है जी? जनरली हॉस्पिटैलिटी के रेट्स, होटल्स के रेट सालाना 5 से 6% बढ़ते ही बढ़ते हैं ओवर 10 ईयर पीरियड। ये एक रूल है, नियम सा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे होटल बनाना है तो मेरे को 300-400 करोड़ रुपए लगेंगे। 5 स्टार होटल बनाना है तो मेरे पास तो है नहीं भाई 300-400 करोड़ रुपए। तो एक बना बनाया होटल है, चल रहा है, अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो उसका भी रीट हो सकता है, वो भी रीट में आ सकता है। ओके, तो वो रीट में आ गया। समझिए 300 कमरों का जेडब्ल्यू मैरियट रीट में आ गया। तो अब वो रीट ने जेडब्ल्यू मैरियट के मालिक से जाके जेडब्ल्यू मैरियट खरीद लिया। अब वो तो चल ही रहा है, जैसे पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। तो उसका जो प्रॉफिट है वो वापस यूनिट धारकों के बीच में बट जाएगा। आज जो प्रॉफिट आ रहा है वो समझो उनका आज रेट चल रहा है 10,000 रुपए पर नाइट। ठीक है, 5 साल बाद ये रेट हो जाता है 14,000 रुपए पर नाइट। तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी साथ साथ बढ़ने लग जाएगा। ओके, ठीक है। आपको आज अगर एक यूनिट पे 4% 5% का रिटर्न मिलता है, कल को जाके वो 10% हो जाएगा, 11% हो जाएगा साल का।
आपके यूनिट की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो ट्रेडेबल होगा। तो 3 बड़े फायदे हो जाते हैं कि एक तो आप छोटा फ्रैक्शनल ओनरशिप कर सकते हो, आप उस असेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नहीं तो हॉस्पिटैलिटी असेट में तो इंडिया में पार्टिसिपेट ही कोई नहीं कर सकता। मतलब थोड़े पैसे दे करके एक 5 स्टार होटल के मालिक बन गए आप बोल सकते हो भाई मेरा है कुछ वहां पे छोटा सा चाहिए। आज मैं रिलायंस का अगर शेयर होल्डर हूं तो है भाई। मैं जा सकता हूँ एजीएम में हाथ खड़ा करके मुकेश अंबानी से सवाल तो पूछ ही सकता हूँ कि सर मुझे ऐसा लगता है आप ठीक से कंपनी नहीं चला रहे, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। बोल सकते हैं। बोल तो सकता हूं क्योंकि मैं शेयर धारक हूं। ठीक है, वो मानेंगे नहीं, वो सब ठीक है, अलग बात है। तो अगर मुझे लगता है कि एक छोटा पैसा देके मैं एक हॉस्पिटैलिटी यानी कि एक होटल असेट में जुड़ सकता हूं, मैं जुड़ना चाहूंगा, बिल्कुल जुड़ना चाहूंगा। अल्टीमेट, ये तो मतलब मजेदार चीज है रीट। हाँ, अच्छा, अब रीट के साथ साथ एक बात और हम देखते हैं। रीट के साथ साथ अब एक और चीज आने वाली है, वो है इनविट। ओके, जैसे रीट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वैसे है इनविट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये है नहीं अभी शायद। हाँ, अभी है नहीं। ओके, इनविट में क्या होगा कि एक कंपनी ने रोड बनाई, अब उसको अगले 30 साल उसका टोल मिलने वाला है। अब भाई वो 30 साल इंतजार करेगा, कैपिटल ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आके बोलेगा जी ये अगले 30 साल का टोल जो है उसको मैं एक म्यूचुअल फंड बना रहा हूं या एक रीट इनविट बना रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं लिस्ट कर दूंगा और इसमें जो भी टोल कलेक्शन होगा उसमें हमारी फीस माइनस करके, ऑपरेशनल कॉस्ट माइनस करके जो बचेगा वो यूनिट धारकों को दे देंगे। अब आप सोचो कितना बड़ा लिक्विडिटी इंडिया में क्रिएट हो जाएगा कि आपने एक रोड बना दी, वो रोड बनाने में 20,000 करोड़ रुपए लग गए। आप मार्केट में आए, आपने बोला ये बंडल है जी 20,000 करोड़ रुपए का, मैं तो इसको लिस्ट करा दिया। अब 20,000 करोड़ रुपए में से जो भी टोल का कलेक्शन आ रहा है, तो ये जो यूनिट धारक है, किसी ने 1 करोड़ डाला, किसी ने 10 लाख डाला, सब उनको जा रहा है, ये सब उनको चला जाएगा प्रोपोर्शनेटली। अमेजिंग। तो इसको ना बेसिकली बड़े केपेक्स को छोटे यूनिट में बांटो, जितना बांटोगे उतना देश आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पैसे लगाने वाले बहुत हैं इस देश में। आज किसी को 1 लाख रुपए लगा के अगर साल का 9, 9.5, 10% इन्विट से मिलता है तो उसको सेफ्टी लगती है। बिल्कुल, लिस्टेड है, ठीक है, रोड है, टोल है, अच्छी कंपनी ने बनाई है, अच्छे प्रोफेशन, बन चुकी है रोड, भाई बनानी नहीं है, बन चुकी है, उस पे टोल लग चुका है, उस पे गाड़ियां चल रही हैं। ये भी डर नहीं है कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ, अरे रोड बना हुआ है और टोल तो एक बार फिर से एनएचआई के कंट्रोल में आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीजें हैं ना, ये नया सेट ऑफ इंडिया लेके आने वाली हैं। ये लिक्विडिटी इतनी ज्यादा ले आएंगी इंडिया में, इतनी ज्यादा ले आएंगी कि ग्रोथ ट्रेमेंडस होगी। एक छोटा यूनिट धारक 20,000 रुपए लगा के साल का 2,000 रुपए का टोल कलेक्ट करेगा। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक टोल प्लाजा पे चले गए और किसी को मारा चमाटर, चल 2,000 रुपए आज मैं लेके जाऊंगा यहां से। अब आप 2,000 रुपए की टोल कलेक्शन, आपको लगता है जी दिल्ली जो जयपुर एक्सप्रेस वे बना है वो तो जम के चलेगा, सॉरी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे जो बना है वो जम के चलेगा, तो उसकी मेरे को रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि आज उसकी रिटर्न्स हो सकता है साल की 100 करोड़ हो टोल की, पर मेरे को पता है 5 साल बाद ये 1,000 करोड़ हो जाएंगे, तो मेरे को उस पर पार्टिसिपेट। और ऐसा सरकार क्यों कर रही है? उनको क्या फायदा? लिक्विडिटी, उनको कोई परवाह नहीं है ना, उनको तो नई रोड बनानी है, लोगों से पैसा आ जाएगा, उनके पास पैसा कॉर्पस इकट्ठा हो गया, अब अगली रोड बनाओ, अब अगली रोड बनाओ, अब अगली रोड बनाओ, अब अगली रोड बनाओ। फ्रैक्शनलाइजेशन, जितना फ्रैक्शनलाइज करेंगे, कितने टुकड़े कर देंगे, छोटा कर देंगे केपेक्स को, उतना देश बहुत तेजी से तो आगे क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जितने ज्यादा लोग उस रोड वाले इंफ्रा में चले गए, लोगों को उतना जो टोल का पैसा आना था वो कम होता चला जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा घुस गए उसमें? तो यूनिट देखिए, यूनिट्स तो सेम है। अगर 100 यूनिट है उस रोड के, तो 100 यूनिट धारक होंगे। अच्छा, यूनिट फिक्स है? यूनिट फिक्स्ड है ना, उनके यूनिट फिक्स्ड है, उसके नए यूनिट नहीं बन सकते जब तक नई रोड नहीं ऐड कर दो। राइट, मतलब 100 यूनिट है तो 100 अगर 10,000 समझो 1,000 किलोमीटर की रोड है और उसके 2,000 यूनिट है या 1,000 यूनिट है, तो वो 1,000 ही रहेंगे। तो जब आप उस 1,000 किलोमीटर को 1,500 करोगे तो हो सकता है तब धारक बड़ा हो गए, फिर तो मारा मारी होगी, लोग दौड़ेंगे लेने के लिए। तो आप देखो, इसलिए तो लिक्विडिटी आएगी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप देखो आज सारे जितने भी ये रीट्वीट आते हैं सब 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को भूख है, लोग पक गए हैं ये एफडी से, कि सिर्फ एफडी कर लो, एफडी कर लो, एफडी कर लो, पक गए हैं उससे। उनको नया कुछ चाहिए। लोगों को ना वैनिटी, नॉवेल्टी, 2 चीजें चाहिए होती है। क्या मतलब इसका? वैनिटी मतलब अहंकार और नॉवेल्टी मतलब कुछ नया। आप देखो शिमला में, ये सब मनाली में क्या होता है कि एक छोटा सा बिल्डर आता है, छोटा प्लॉट लेता है 20,000 स्क्वायर फीट का, उसमें 40 घर खड़े कर देता है, 500 स्क्वायर फीट स्टूडियो, ठीक है, और वो आके दिल्ली में मार्केटिंग करता है कि भाई साहब एक काम करो, शिमला की वादियां देखो, हिल टॉप देखो, ये देखो, एमिनिटीज, जकूजी पकूजी टकूजी कुछ ना कुछ डाल देगा और बोलेगा जी आप भी एक
घर यहां पे ओन कर सकते हो, साल में 14 दिन यहां पे आके रह भी सकते हो, बचे हुए दिन इसको मैं किराए पे चढ़ा दूंगा और आपने जितना निवेश किया होगा उस पर आपको 5-6% रिटर्न भी बन जाएगा। अब 5-6 रिटर्न कोई बहुत अमेजिंग रिटर्न नहीं है, पर क्यों लेते हैं लोग? भाई प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, वैनिटी, नॉवेल्टी हो गई। नॉवेल्टी क्या हो गई कि शिमला में मेरे पास ऐसा एसेट है, अच्छा भाई 14 दिन मेरे पास है, 14 दिन में जाऊंगा नहीं तो मैं बोलूंगा सागर जी अच्छा शिमला जा रहे हो तो मेरे घर रहो ना। तो सागर जी भी खुश हो गए, ऑब्लाइज हो गए, भौकाल बन गया, तो भौकाल बन गए। तो ये भी एक इस एसेट की कैटेगरी को कहते हैं सेल एंड लीज बैक। बिल्डर सेल कर देता है कस्टमर को और उसको लीज बैक कर देता है कि भाई मैं तेरे को बेच तो दिया पर तेरे को मैं 14 दिन ही अलाउ करूंगा इधर रहने के लिए, बाकी दिन मैं इसको चलाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा, एक होटल की तरह चलाऊंगा। बट ये तो आई थिंक अनरेगुलर, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है, रिस्की है, वो सब प्रॉब्लम्स हैं इसके, जो भी हैं वो उसके सारे प्रॉब्लम। बट ये जो रीट की बात कर रहे हैं तो रेगुलर रीट तो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, उसमें एक पूरा वो फॉर्म होता है, क्या कहते हैं, ट्रस्ट फॉर्म होता है, उसके पूरे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, डीआरएचपी जाता है, सेबी में जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, उसके बाद लिस्टिंग होती है। तो प्रॉपर एक आईपीओ है, जितनी शनाख्त एक आईपीओ के टाइम होती है उतनी शनाख्त एक रीट के टाइम होती है। तो सही रीट कैसे चुना जाए? सही रीट देखिए, अगेन आपका बिल्डर कौन है? माइंडस्पेस था तो वो रहेजा, रहेजा ने देश में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कमर्शियल बनाया होगा, ठीक है। अब रीट, दूसरा रीट कौन लेके आया? ब्लैकस्टोन लेके आया। ब्लैकस्टोन कौन है? एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसने लाखों स्क्वायर फीट पहले खरीद लिया बिल्डर से, उसने बिल्डर से खरीद लिया और वो अब रीट पे लेके आ रहा है क्योंकि अब उसको मोनेटाइजेशन चाहिए। उसने 100 रुपए में खरीदा था, अब उसको 200 में बेचना है, क्योंकि उसने बिल्डर से तब खरीदा था जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो उसने सारा रिस्क लिया, बिल्डर को सपोर्ट किया, फिर वहां पे अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, वहां पे ये सारे बड़े बड़े टेनेंट्स आ गए, बिल्डिंग में रौनक हो गई, चकाचौंध हो गई, नीचे कमर्शियल हो गया, नीचे रिटेल हो गया, वहां पे रेंटल ज्यादा आने लग गया। तो अब ब्लैकस्टोन बोलता है भाई मेरे तो 7-8 साल पूरे हो गए, अब तो मुझे मोनेटाइज करो, क्योंकि एक प्राइवेट इक्विटी की लाइफ होती है 7-8 साल, उसको 7-8 साल में अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस करना होता है। तो अब उसको एग्जिट कैसे मिलेगा? तो उसको एग्जिट मिलेगा आपके मेरे जैसे यूनिट होल्डर्स के थ्रू, जो एक छोटा छोटा, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, कोई 20 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख डाल देगा। 2 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होता है जब आप आईपीओ के लिए जाते हो रीट के। तो एक अच्छा डेवलपर होना चाहिए, एक अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी ऑक्यूपेंसी हाई होनी चाहिए, यानी अगर उसमें 3 लाख स्क्वायर फीट है तो 2, 2.5, पौने 3 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी लीज होना चाहिए। टेनेंट्स ए ग्रेड होने चाहिए, ऐसे नहीं कोई छोटा मोटा कोई टेनेंट है, आपके अमेजॉन चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट चल रहे हैं, किसी का डेटा सेंटर चल रहा है गूगल का, तो आपको पता चलता है यार ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, ओवरनाइट नहीं भग जाएंगे, क्योंकि आपका जो रिटर्न है एज एन इन्वेस्टर उन्हीं से बनेगा। वो तो उन्हीं से बनेगा ना, वो भाड़ा देंगे तो आपको भाड़ा आएगा, उन्होंने भाड़ा देना बंद कर दिया तो आपकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देंगे तो यू कैन सिलेक्ट अ गुड रीट। ओके, कॉन्स क्या है रीट के? कॉन्स क्या है? देखिए कॉन्स ये रीट के कि ये हाइपर ग्रोथ एसेट नहीं है। ओके, ठीक है, आप ये समझोगे कि मुझे इससे सालाना 25-30% का रिटर्न बन जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। जैसे ये स्टॉक में हो सकता है, जैसे वो स्टॉक इधर में नहीं पॉसिबिलिटी, हो- वो इधर इनमें नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट है, ग्रो नहीं कर सकते। ये ग्रो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 5 साल पहले भाड़ा 100 रुपए स्क्वायर फीट था, आज भाड़ा 120 रुपए स्क्वायर फीट, यही ग्रोथ है। 3 लाख स्क्वायर फीट अचानक से 6 लाख स्क्वायर फीट नहीं हो जाएगा। पर रिलायंस उसी पैसे से एक सोलर का प्लांट भी खोल सकता है, एक रिफाइनरी और खोल सकता है, और कुछ नया बिजनेस कर सकता है, रिटेल में 10,000 दुकानें और खोल सकता है। तो रिलायंस में वो अल्ट्रा ग्रोथ कैपेबिलिटी, क्योंकि वो कंपनी चला रहा है। तो जो रिटर्न्स आपको एक स्टॉक में मिल सकते हैं वो आपको एक रीट में नहीं मिल सकते। तो रीट एक सेफ एसेट है, रीजनेबली सेफ एसेट है। मैं देखो सेफ्टी तो 100% किसी चीज में नहीं होती। जैसे आपने एफडी छोड़ी तो सेफ्टी खत्म होने लग जाती है, सिंपल सी बात है। सही बात है। आपको सेफ चाहिए तो एफडी करो। लेकिन ये है कि किसी स्टॉक में फ्लक्चुएशंस ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ। रीट में शायद रीच फ्लक्चुएशन में नहीं हाँ कम होती हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो होता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। तो ये मतलब आप समझ लो कि एक मतलब बस बेटर वर्जन ऑफ एफडी है, बेटर वर्जन ऑफ Safe एफडी investment है, में सेफ है, लिक्विड है। Liquid आपको है। एग्जिट लेना है तो आप हाथों हाथ ले सकते हो। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एक 10-15% का 5% का लॉस लेके बाहर भाग सकते हो। ये प्राइवेट इक्विटी की तरह नहीं है, किसी कंपनी के शेयर्स पकड़ लिए और वो डूब गई तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठंडन गोपाल हो गए, बेच ही नहीं सकते। ठीक है। तो वैसा नहीं है, रिस्क कम है। और इसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हो आप? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट रियल एस्टेट में भी लोग पैसा डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि सेल एंड लीज बैक होती है, जैसे होटल वाला आपने बताया। जैसे वो होटल वाला मैंने बताया, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। वो रेगुलेटेड नहीं है, उसमें बिल्डर का फिर बहुत सारी चीजें चेक करनी है आपको। तो वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे कोई जगह ले ली, एक बिल्डिंग में जगह ले ली, वो भी एक असेट बन जाता है आपका। लेकिन फिर वो पैसा चाहिए उसके लिए पैसा हाई चाहिए आपको, मिनिमम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए चाहिए। तो ब्रॉडली हमने जो
असेट क्लासेस देखी जितनी भी, वो सारी वही हैं जिसमें आप छोटे पैसे से, आप एक 10,000 रुपए से भी पैसा बनाना चालू कर सकते हो। और अगर 10,000 से आपको साल का 3,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए बनता है या 1,500 रुपए बनता है, तो 1,500 रुपए यानी महीने का 150 रुपए होता है, तो 150 रुपए मतलब सारे दिन की चाय तो फ्री हुई। पैसिव इनकम हुआ। हाँ, वो पैसे हुआ। तो कुछ कमाई के भी ऑप्शंस बताओ, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन तो हमने बात कर ली बहुत। देखिए, कमाई दो तरीके से होती है, एक होती है ह्यूमन कैपिटल से, एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल से। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आप क्या कर सकते हो, वो उससे कमाई आपकी हो सकती है। उसमें दो तरीके की कमाई होती है ह्यूमन के अंदर, एक होती है सिमेट्रिक कमाई, एक होती है एसिमेट्रिक कमाई। मैं इसको ड्रिल डाउन करूंगा। सिमेट्रिक कमाई होती है जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा, नौकरी, सिंपल, ठीक है। आपने 10 घंटे दोगे तो 10 घंटे के हिसाब से आपको पैसा आएगा। एसिमेट्रिक होती है कि ऐसा कुछ कर दो कि वो 10 घंटे पहले शुरू में मेहनत 20 घंटे की लग जाए, 30 घंटे की लग जाए, पर जिंदगी भर पैसा है, या फिर एक लंबे समय तक पैसा, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, लंबे समय तक पैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक वीडियो बनाते हैं, उसमें आपकी बहुत रिसर्च जाती है, आप मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, 4 बार शूट करते होंगे, कटता होगा, एडिटर लगाता होगा, तो ये सारी मेहनत आपने करी जिसमें आपको अभी कोई रिजल्ट का पता नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं। आप उसको पोस्ट करते हैं, लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, फिर आपको वो हर महीने कुछ ना कुछ देके जाती है। शुरू में ज्यादा देके जाती है, बाद में लोग कम देखते हैं तो कम देके जाती है, पर कुछ ना कुछ हर महीने आपको एक अमाउंट उसमें से आ रहा है। तो ये होता है एसिमेट्रिक रिटर्न। एसिमेट्रिक रिटर्न कहां कहां से आ सकता है? जैसे मैंने बताया, आजकल ये सोशल प्लेटफॉर्म से आ सकता है, दूसरा अपना कोर्स बेचने से आ सकता है। आप अपने अगर कोई भी स्किल को जानते हैं, कोई भी स्किल को, भाई मैंने तो ये भी देख लिया आजकल कोर्स हो गया कि लड़की को पटाए कैसे, तो उसमें भी कोर्स चल रहे हैं, तो उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड एक बहुत अच्छी सैस कंपनी चलाते हैं, अभी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नाम है उनका, वो एडटेक के सैस कंपनी चलाते हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रेनर्स को। तो भाई आज के दिन पे अचानक से ये देखने मिला है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, लड़की को कैसे पटाएं, बाहर डेटिंग में जाएं तो क्या स्टेप्स यूज करें, ये सब के कोर्स ज्यादा बिक रहे हैं। तो आप बोलोगे पुराने जमाने में जिन चीजों को हमारे पेरेंट्स में करना वो होता था, वो सिखाया जा रहा है, वो आज सिखा के पैसा कमाया जा रहा है। इट इज दैट्स बिकम मोनेटाइज्ड। तो हमारे माइंड का जो बैरियर है कि यार ये तो बिकेगा नहीं, आज कुछ भी बिकता है। सही पैकेजिंग होगी, सही प्रोडक्ट को ठीक से रखा जाएगा तो बिक जाता है। यू हैव टू एंश्योर कि सामने वाले का फायदा हो। भाई लड़का एक्चुअली चाहता है किसी लड़की को पटाना, तो सिखा दो, उसको सिखा दो, और वो सीख के अगर पटा लेगा तो खुशी होएगा। ठीक है, बाद की बात में देखेंगे, पर उस समय तो उसको दिख गया रिजल्ट। राइट। तो माय पॉइंट इज कि ये एसिमेट्रिक रिटर्न्स होते हैं। तो एसिमेट्रिक रिटर्न्स जो होते हैं उसमें इनिशियल मेहनत ज्यादा है, बाद में मेहनत कम है, और रेगुलर कैश फ्लो की उम्मीद है। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल से। तो उसमें आपको खुद की स्किल पे वर्क करना होता है। खुद पे आप जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना अच्छा है। मैं एक बच्चे को जानता हूं, वो 16 साल का है। उससे जब एआई आया तो एआई के टूल सीखने चालू किए। आज वो एआई की एजेंसी चलाता है, ठीक है, और कस्टमर्स को एआई बेस्ड मदद करता है। कोई स्क्रिप्टिंग कर देता है, लेटर लिख देता है, ये सब छोटे मोटे काम करता है। 16 साल का लड़का है और करीबन 75,000 से 80,000 रुपए महीना कमा लेता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा है कम है, मैं ये कहूंगा कि मैंने तो 16 साल की उम्र में 75-80,000 सोचा भी नहीं था मैं कमाऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे आज भी नहीं कमा रहे। 50-50 साल की उम्र वाले नहीं कमा पाते, पर उसने वो सोचा, मेहनत करी, उस तरफ में कुछ किया, और आज वो कमा पा रहा है। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ये है कि आज आप एसिमेट्रिक रिटर्न्स कमा सकते हो। मेरा बेटा है, उसने मुझे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, यू पे टू माई स्कूल and I don't learn how to make money, and I don't pay to YouTube and it teaches me how to make money. अरे वाह। हाँ, ये उसका ही स्टेटमेंट था कि आप मेरे स्कूल को पैसा देते हो, और वो मुझे ये नहीं सिखा रहे कि पैसा कैसे बनाना है। वो मुझे आज भी सिखा रहे हैं कि भाई अकबर पहले आया था कि बीरबल पहले आया था कि शाहजहां पहले आया था कि कौन पहले आया था। ठीक है, पर मैं जब YouTube देखता हूं, कोई चैनल देखता हूं, मिस्टर बीस्ट देखता हूं, ये देखता हूं, तो मुझे समझ आता है यार मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। मैं देखता हूं एक मिस्टर बीस्ट जैसा 26 साल का उम्र का लड़का आज साल का $40 मिलियन कमा रहा है 12 साल मेहनत करके। तो आज की जनरेशन जो है वो इन स्कूलिंग मेथड्स से नहीं सीखती, आज वो ऑनलाइन ज्यादा सीखती है। तो पैसिव इनकम, कमाई जो आपने वर्ड यूज किया, विल कम फ्रॉम एसिमेट्रिक, यानी कि एक बार की मेहनत मल्टीपल टाइम्स का रिटर्न। आप एक किताब पढ़ते हो, वो किताब एसिमेट्रिक है, उसकी लर्निंग्स आपकी जिंदगी भर चलती है। तो ये सारी एसिमेट्रिक चीजें। तो ह्यूमन कैपिटल में आप एसिमेट्रिक काम करोगे तो आप एसिमेट्रिक रिटर्न्स पाओगे। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया जी, चलो अपन ऑफिस गए, अपन 10 घंटे कंप्यूटर के सामने काम किए, अपनी तनख्वाह सेट है, 30,000 रुपए महीना, 30,000 मिल गया, खत्म हो गया। मतलब किया और पैसा मिला, हाँ, इट्स अ प्योर ट्रांजैक्शन, सौदा है, सौदा। पर ये सौदा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न्स देगा।
तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसके जैसे मैंने बताया कि ये आपका courses बताया आपने। ये कोर्सेज हो गया, आपके चैनल्स हो गए, डिजिटल चैनल्स हो गए, ठीक है। आजकल लोग कोचेस को कोच बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम कोच हो पर तुम अच्छे कोच नहीं हो भाई, तुम्हें ऑनलाइन नहीं आता, तुम्हें ऑफलाइन आता है, मैं तुम्हें सिखाता हूं फनल कैसे बनाते हैं। वो लोग पैसा कमा रहे हैं। मैं एक को जानता हूं जिसका मैक्सिमम कोर्स 40 लाख रुपए में बिकता है, लड़का 22 साल का, 23 साल का तो बिक रहा है क्योंकि उसने नीड क्रिएट कर ली, या फिर उसने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया है, उसने रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए होंगे। तो लोग आज इंडिया में इस चीजों का पैसा देने को तैयार है। पहले लोग 200 रुपए की किताब लेने के पहले सोचते थे, हाँ, आज 40 लाख भी दे रहे हैं आज 40 लाख भी दे रहे हैं कि यार ये 40 लाख दूंगा तो मेरे साल की 1 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ जाएगी। तो लोगों ने ROI सीख लिया, मैं कितना लगाऊंगा कितना आएगा, आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा कि नहीं निकलेगा तो वो सीख लिया। उसके अलावा देखिए, कोई भी दूसरी चीज जो मैं इस जनरेशन के लिए, अर्निंग के लिए कहना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम हो गई है इस जनरेशन के साथ। प्रॉब्लम ये हो गई है कि सब स्क्रीन के सामने आ गए, तो अब है ना उनको एक ही कमाई का जरिया दिख रहा है कि या मैं यूट्यूबर बन सकता हूं, या मैं इंस्टाग्रामर बन सकता हूं, या मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकता हूं। क्योंकि उसमें दो चीजें, उसमें पैसा भी है और नाम भी है। दोनों की भूख होती है लोगों को। वो मैस्लोज हायरार्की कहता है, एक टाइम के बाद पैसा खत्म हो जाता है, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, ये सब चाहिए। तो लोगों को लगता है यार छाप भी रहे हो पैसा और छप भी रहे हो, सामने लोगों को पहचान भी आ रही है, सेल्फी भी हो रही है, सब हो रहा है। छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, छाप भी रहे हो और छप भी रहे हो, दोनों हो रहा है आपका, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी भी ना यूट्यूब या ये सब चीजों में ना कमाई बहुत छोटी है। अगर आप अपना रियल एक्सपैंड करोगे, विजन होराइजन बड़ा करोगे, तो आज इंडिया में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो यूट्यूब की कमाई आपको 6-8 महीने बाद दिन की दे देंगे, दिन की, जो यूट्यूब महीना साल में नहीं दे सकता। ऐसा? हाँ, कौन कौन? सागर जी खुद ही आपको भी बताओ भाई कहीं हम ज्यादा टाइम तो यहाँ नहीं डाल रहे तो मैं बताता हूं, जैसे सोलार है, सोलार बिजनेस है, हाँ, ठीक है। अब सोलार के इतने इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मैं एक कंपनी को जानता हूं, 4 साल से काम कर रही है, 4 या 5 साल से काम कर रही है, फ्लोटिंग सोलार्स बनाती है, मतलब पानी के ऊपर सोलार बनाती है। पानी के ऊपर सोलार? हाँ, चाइना से टेक्नोलॉजी आ गई। चाइना तो बड़े बड़े सी के ऊपर सोलार पैनल्स में लगा देता है, सोलर फार्म्स कहते हैं उसको। पानी के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं, ओके। क्योंकि जमीन तो लिमिटेड है, तो अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो सोलर पैनल का प्रॉब्लम क्या है कि एक के ऊपर एक नहीं लगा सकते ना, आपको फ्लैट लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला चलो पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी पूरा पड़ा ही है, तो उन्होंने जम के बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगा दिए जहां पे पानी ज्यादा मूविंग नहीं होता, मतलब ऐसा स्टेबल होता है, सी के अंदर नहीं लगा सकते, वहां तो टूट फूट जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे स्टेबल जगहों पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगा दिए। यही चीज एक इंडियन कंपनी ने कॉपी कर ली, मैं उनको जानता हूं। 5 साल हुए हैं, उनका प्रॉफिट आज 80 करोड़ रुपए साल का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। और इन्वेस्टमेंट उनकी टोटल, देखो इसमें तो क्या होता है कि 90% तो उधार मिल जाता है सरकार से, स्कीम्स हैं सरकार की, सरकार रिबेट देती है, कभी कभी डबल डेप्रिसिएशन दे देती है कि भाई तुम अगर 100 रुपए डालोगे तो हम तुमको P&L में 200 रुपए का बेनिफिट देंगे। 100 रुपए आप निवेश करोगे, आपके खर्चों में हम 200 रुपए बुक कर देंगे। ये भी ऐसी स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, क्योंकि सरकार को पावर जनरेशन चाहिए ना, राइट। लोगों को बिजली देनी है, सबके घर बिजली पहुंचनी चाहिए, राइट। यूट्यूब कैसे चलेगा बिजली आएगी तो चलेगा। तो बिजली जो है देने वाले लोग आज ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जम के पैसा कमा रहे हैं। 70-80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें उसको पुराने जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 25-25 साल चलेंगे, 30-30 साल। इनमें पावर परचेज एग्रीमेंट सरकार 25 साल का करती है। क्या मतलब इसका? यानी कि आपने जगह लगा दी, अब आपका माल क्या बेच रहे हो, आप पावर बेच रहे हो, पावर जनरेट करते हो, तो सरकार आती है, आप बोलती है सुनो भाई 25 साल पावर तुम्हारी हमारी हो गई, ओके। तो अब आपको सेल्स क्या करनी है, मतलब हो गया फिक्स कस्टमर है, फिक्स इनकम हो गई। तो ये रिकरिंग इनकम हो गई आपकी। मैं बता रहा हूं, इंडिया में अभी तक बहुत चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई। माइनिंग बिजनेस है, माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग नहीं, क्रिप्टो नहीं, माइनिंग, एक्चुअल माइनिंग, कोल माइनिंग हो गया। उसके बाद आपका अदर रेयर मिनरल्स है, बॉक्साइट है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारी चीजें। माइनिंग क्यों नहीं कोई करता? माइनिंग करो, जम के पैसा कमाओ। तो ये माइनिंग आम आदमी कर सकता है? आप स्टार्ट करो, पहले ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। कैसे? आप कोयला बेचना चालू करो पहले। कैसे? एक स्टेप वाइज बताओ। हाँ, तो कोयला, भाई देखो आपको कोयला बेचना है तो पहले कोयले का स्टडी करो कि कोयला लगता क्या है, पावर प्लांट। अच्छा, ये सब चीजें ना रोज लगती हैं, इसमें सौदा एक बार होता है, पैसा जीवन भर आता है। आपने आज एक पावर प्लांट पकड़ लिया जिसको कोयला चाहिए, उनको तो जम के कोयला चाहिए, पागल जैसा कोयला चाहिए। और कोयला सिर्फ पावर प्लांट को नहीं चाहिए, जो स्टील बनाता है उसको भी चाहिए, जो एल्यूमिनियम बनाता है उसको भी चाहिए। तो कोयले की बहुत खपत है, एक्सट्रीम खपत है। अगर आपने 4 कस्टमर भी पकड़ लिए तो आपको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं। उसके बाद सिर्फ उन 4 का फोन उठाओ और उनको माल टाइमली बेसिस पे ठीक ठाक पहुंचा दो। इतना तो करोगे ना धंधा। तो मैंने सुना है माइनिंग के लिए तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनने की जरूरत है। ना 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 ना, कोई नहीं। आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग से, एक माइनिंग के साथ जुड़ जाओ,
एक माइनर के साथ जुड़ जाओ जो माइनिंग कर रहा है, उससे बोलो तेरा माल मैं बेचूंगा, और भागो और माल बेचो उसका। अब ये माइनिंग भी तो हर जगह नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है, भारत में हर स्टेट में माइनिंग है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा माइनिंग है, महाराष्ट्र में माइनिंग है, ओके। हाँ, आंध्रा में माइनिंग है, तेलंगाना में माइनिंग है, हर जगह माइनिंग है। तो वहाँ जो माइनिंग कर रहा है उससे जाके जुड़ो और उसका माल बेचना चालू करो, आपको प्रोडक्ट की समझ आ जाएगी, मतलब आपका उसके कैपिटल भी नहीं affiliate- लगेगा। उसके एफिलिएट बन गए आप। एफिलिएट बन गए भाई, एफिलिएट कोर्स बेचते हो तो कोर्स की तो क्या ही मार्केट है इंडिया में। बहुत छोटा मार्केट। आपने समझो जी सागर जी, आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद दूसरा कोर्स थोड़ी करोगे आप तो रुक गए, 1 साल रुक गए। सर ये जो कोर्स वाली कंपनीज रेवेन्यू कर रही है ना, ये महीने का रेवेन्यू होता है माइनिंग कंपनीज का। जो साल में वो स्ट्रगल करती है ना, लाखों करोड़ों रुपए का वो डालती हैं, एड स्पेंड्स करती हैं, बर्न जिसे कहते हैं, और इतनी मेहनत करके लाखों लोगों की टीम लगा के जो काम करती हैं, उसमें टीम्स होती हैं 10-20 लोगों की सिर्फ। जो ठीक है प्रोडक्शन साइड की टीम अलग होगी जो खोद रही है, पर माल बेचने का, अकाउंटिंग का एक छोटा सा ऑफिस होता है, आपको दिखेगा, पता चलेगा, पता भी नहीं चलेगा ऑफिस है, ओके। और उतने में साल का 10,000 करोड़ का काम हो रहा होगा। ओके। तो क्या हो गया है कि ऑडियंस जो है ना स्टक हो गई, बोले यार अपने को तो यूट्यूबर बनना है, या अपने को इंस्टाग्रामर बनना है, या अपने को ये बनना है। अरे असली पैसा वहां है, यहां दिखावा है, यहां आपको शो है, यहां सोशल कैपिटल है, आपका नाम बन रहा है। आज आप देखते हो अनिल अग्रवाल जी, वेदांता के मालिक, ही इज बिकम एन इन्फ्लुएंसर टुडे। आप देखो उनका लिंक्डइन देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालते हैं, अपनी स्टोरीज डालते हैं, धीरू भाई के साथ कैसे उन्होंने काम किया वो बताते हैं, अपनी अच्छी स्टोरीज डालते हैं। पर आपको पता है उनका एम्पायर $25 बिलियन का है। तो ठीक है, आप $25 बिलियन का एम्पायर करो, उसके बाद कुछ भी करो यार। इन्फ्लुएंसर वो पैसे कमाने के लिए नहीं बने। हाँ, वो थोड़ी यूट्यूब से रोज देख रहे हैं कि मेरी अर्निंग कितनी हो रही है आज। वो थोड़ी किसी ब्रांड के पास जाके बोलते हैं यार ठीक है इस महीने 25 लाख का टारगेट है, अपने को 5 ब्रांड्स चाहिए जो अपने को 25 लाख रुपए दे दे। आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग एनीवन, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंडिया में हम सब लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम क्यों अपने आप को सिर्फ सोशल से रिस्ट्रिक्ट करें कि सोशल मीडिया पे क्या है? तो इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने कैसे? देखिए, तो आपने बता दिया। हाँ, मैं आपको बताता हूं, इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप जानोगे जब आप फील्ड पे उतरोगे। मतलब फील्ड पे उतरोगे यानी कि आप एक्चुअली जाके किसी माइनर से मिलोगे, किसी बंदे से मिलोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलोगे, किसी रिटेलर से मिलोगे, किसी पावर कंपनी के मालिक से मिलोगे जाके बोलोगे, या फिर उसके इंजीनियर से मिलोगे। आज एक और बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, 3.5 लाख करोड़ की मेडिसिन बिकती हैं हर साल। मैं ऐसे कई ब्रांड्स को जानता हूं जिन्होंने 4-5 साल में 2 दवाइयां पकड़ी, जेनरिक मेडिसिन, क्रोसिन जैसी। क्रोसिन इज अ जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन में 75% का ग्रॉस मार्जिन होता है। 75%? 75%, 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है जेनरिक में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ओके। गवर्नमेंट ने रूल लगाया इसलिए 75% है, नहीं तो मेडिसिन में 99, 90, 95% के मार्जिन हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, इनसे कैसे कमाना है? तो इनसे आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओपन करो, एमआरस हायर करो। मैंने बहुत कंपनियां देखी, 2 दवाइयां पकड़ती है, 3-4 साल में 50 करोड़ का रेवेन्यू ले जाती है। ये थोड़ा खुल के बताओ सर, डिटेल में। हाँ, डिटेल में ये है कि जैसे देखो, आदमी जिएगा बीमार होगा। आप देखो, एक इंसान को ना एक रोज की चीज पकड़नी है जिसमें रोज मेहनत ना करने पड़े, पर इंसान के रोज की चीज की जरूरत हो। ठीक है, रूह अफ़ज़ा पकड़ा हमदर्द ने, ठीक है, उनकी जिंदगी निकल गई, 0 मार्केटिंग करते हैं और साल का 900,000 करोड़ रुपया रूह अफ़ज़ा बेच देते हैं। लोग लाइन लगा के खरीदते हैं, आज कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया उसका। ठीक है, अब रोज तो उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए, राइट। तो एज अ एंटरप्रेन्योर या एज समबडी हु वांट्स टू मेक इनकम, पैसा बनाना है आपको, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको एलटीवी दे, बहुत ज्यादा पैसा लाके दे आगे। Okay. तो ये जो मैं आपको विकल्प बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी माइनिंग बताया, जब मैं आपको मेडिकल बता रहा हूं, तो मेडिकल में क्या होता है कि अलग अलग तरीके की दवाइयां होती हैं। अब एक फीमेल है तो फीमेल के बहुत अलग अलग तरीके की, गायनी रिलेटेड, पीसीओडी रिलेटेड, ये सब दवाइयां होती हैं। जेनरिक इंडिया में अगर मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक स्मार्ट मार्केटियर हो और आप सिर्फ डायबिटीज और पेट साफ करने की दवाई ले आओगे ना, आप 100 करोड़ का ब्रांड बन जाओगे 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, अगर आप मार्केटियर अच्छे हो। उसकी पैकेजिंग करके, ये सब करके, उसको हर जगह पहुंचवा के, जो इसको मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, वो सिर्फ डायबिटीज की दवाई और पेट साफ रखने की सुबह की दवाई, उतने में ही वो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर ले जाएगा 3 से 4 साल के अंदर। क्योंकि आपने केश किंग के बारे में सुना होगा? केश किंग, बाल वाला? हाँ, बाल वाला। हाँ। तो केश किंग के जूही चावला करती थी। हाँ, तो उनके जो मालिक है सूरज जुनेजा, शायद उनके जो ओनर है,
उन्होंने 2000 रुपए में वो कंपनी स्टार्ट की थी। ओके, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट था, केश किंग, और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था उनके पास। ठीक है। उन्होंने 4 साल उस प्रोडक्ट को जम के मार्केट किया, सेल किया, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, हर जगह पहुंचे। चौथे साल में उनका टर्नओवर था 350 करोड़। ठीक है, 350 करोड़ था उनका चौथे साल का टर्न, चौथा या पांचवा साल का टर्नओवर 350 करोड़ था। उसके बाद जाके उन्होंने वो कंपनी इमामी को 1700 करोड़ में बेच दी। बताओ, इमामी ने 1700 करोड़ देके तेल खरीदा तेल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन खरीदा, ब्रांड खरीदा कि वो रोज बिक रहा है। खरीदा तो तेल ही। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, डॉक्टर ऑर्थो खोला, पेट सफा खोल दिया। ओके, ठीक है, ये उन्होंने ही खेला, जिन्होंने बेचा। जिन्होंने बेचा, उसके बाद ये सारे ब्रांड्स ओपन कर दिए। आज एक एक ब्रांड अपने आप में 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड है। डॉक्टर ऑर्थो आप जानते हो कौन कौन उनकी एडवर्टाइजमेंट करता है? अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करता है, अजय देवगन करता है, अजय देवगन जी करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इंडिया में ना, हम लोग क्या, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एवरेज पीपल। तो आपको ना बहुत इंटेलिजेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतने कोयले के व्यापारियों को जानता हूं, आप देखोगे, आप पहचान नहीं पाओगे, साल का 250-300 करोड़ रुपए कमाते हैं कोयला का ऊपर नीचे करके। सिर्फ कोयला बेच रहे हैं, इस पावर प्लांट को भेज दे, इसको भेज दे, इसको भेज दे, इसको। हाँ, वो उनमें ताकत क्या है, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, संगठित लेके चलते हैं, चाहे वो लोकल जनता हो, लोकल पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, मतलब जो इकोसिस्टम होता है इन सब चीजों का, उसको, पर उसका आउटकम तो देखो ना, 200 करोड़ 250 करोड़ साल का बनाते हैं। मतलब लोगों की प्रॉब्लम को समझने में आना चाहिए। बस मैं कह रहा हूं कि इस पॉडकास्ट को देखने वाली जनता ये ना सोचे कि मैं सिर्फ यूट्यूबर बन के ही इस जीवन में पैसा कमा सकता हूं। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस which has good social capital but low financial capital. There are businesses which can give you massive financial capital. Massive. सोच नहीं सकते आप। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी हम लोग, मैं एक क्लाइंट के लिए एक इवैल्यूएशन चालू है मेरा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पॉन्ज आयरन। ये क्या होता है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। जब आयरन ओर होता है, तो आयरन ओर को जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, सलिए में कन्वर्ट करना है, शीट में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप होता है उसको स्पॉन्ज आयरन बनाना होता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड DRI। ठीक है, उसको वो उसमें क्लीन लगती है, तो अभी टेक्निकल में नहीं जाते। उसका हम एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो प्लांट लगाया है। ठीक है, बैंक उसको फाइनेंस कर देगा, इनका कुल मिला के 2-3 करोड़ रुपए का कैपिटल लगेगा। अच्छे बड़े लोग, जेब से 2-3 करोड़ रुपए लगेगा, बाकी सब इकट्ठा हो जाएगा, कोई बैंक दे देगा, कोई सप्लायर क्रेडिट दे देगा, वो सब पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसका महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ रुपए। ओके, पहले दिन से लगी लगाई चीज है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज लोगों को अवेल करनी है, और वो कैसे करनी है, घर बैठ के कोई नहीं आएगा। आप जाओ, उतरो, उस सेगमेंट को समझो। भाई आज अगर आप सरिये के ट्रेडर बन जाओ, आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, आड़ती होते हैं, आड़ती आपको पता है, जो चावल, गेहूं, धान का काम करते हैं। छोटा सा 8x6 का गल्ला होगा, 5000 करोड़ का टर्नओवर होगा, और 1% मार्जिन होगा। 5000 करोड़ का 1% 50 करोड़ होता है। अपन रोते रहते मार्जिन ज्यादा चाहिए। अबे वो खेल गया 5000 करोड़ का गेम और 50 करोड़ लेके चला गया घर। कोई केपेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, 8x6 का गल्ला। सोने का बुलियन जो बेचते हैं, वो किलो के पीछे 5-7-10 हजार रुपए कमाते हैं। ठीक है, ऐसे कई बुलियन ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो दिन का 100 किलो करते हैं 8x6 की जगह से। अच्छा, 8x6 करना क्या है, इधर से उधर तो करना है, पहले पैसा आता है फिर बुलियन जाता है। ओके, नहीं पता लोगों को ये ट्रेड, तो ये ट्रेड करो ना भाई, पैसा कमाना है ना, तो लो, ये ट्रेड्स हैं आपके पास। वंडरफुल। तो मैं क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट हूं, तो मैं बहुत जगह जाता रहता हूं, मिलता हूं लोगों से, बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे, तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं यार कि मतलब द वर्ल्ड इज सो सिंपल। हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, लोग तो सिंपल काम करके पैसा बना रहे हैं, बस लगे रहे। अब वो गोल्ड बुलियन वाला पिछले 15 साल से लगा हुआ है, पर वो दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है यार। दिन का 10 लाख रुपए कमा रहा है 8x6 के गल्ले से, 4 लोगों की टीम रख के। वो देख के लगे हुए नहीं कि तुम वो, हाँ, मतलब आप देखिए, आप पहचान ही नहीं सकते ये बंदा दिन का 10 लाख रुपए ठोक रहा है। इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये भी लोगों को देखनी चाहिए। सिर्फ यहां हम ये नहीं कह दें कि यही एक फील्ड है जहां पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है पैसा कमाने की, जम के अपॉर्चुनिटी है। वंडरफुल, जम के अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल 20 साल तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। किसी चीज में हाथ डाल दो, कोयला भी सोना है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 10 साल 20 साल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, गवर्नमेंट स्टेबल हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट गेटिंग रिपीटेड इज वेरी हाई कि वापस आ जाएगी। ग्रोथ इन्होंने दिखा दी है कि इनको करनी आती है। इनोवेटिव मेथडोलॉजीज यूज करते हैं।
कैपिटल रेस करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। अभी पीछे FIIs ने पैसा निकाला इंडिया से, पहले इन्होंने करीबन 35-40 हज़ार करोड़ 2 महीने डाला नवंबर दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी में करीबन 40 हज़ार करोड़ निकाला। सबको, अगर ये 10 साल पहले का टाइम होता तो मार्केट क्रैश कर गई होती। 22,000 निफ्टी 16,000 पे आ चुका होता था। आज 22,000 का निफ्टी 22,000 पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? लोगों को भरोसा है नहीं, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसने बचा लिया है। उसने आज उन 2 महीने के अंदर, जब इन्होंने 40,000 करोड़ निकाला, उसने 40,000 करोड़ डाल दिया, और उस 40,000 करोड़ में से 19-20 हज़ार करोड़ की SIP थी। आज 19-20 हज़ार करोड़ की महीने की SIP है इंडिया में। और अभी कितने ही अकाउंट्स है? 3 करोड़ अगेंस्ट द नंबर ऑफ जनता जो हमारे पास है। 150 करोड़ की जनता में सिर्फ 3 करोड़ अकाउंट्स है जो पैसा डाल रहे हैं आज के दिन। तो अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मतलब इतना, आई एम पर्सनली, अगर ये स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लेवल की स्टेबिलिटी रहे, आई एम टेलिंग यू देयर इज नो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोई भी एक चीज पे हाथ रख लो, कोई भी एक चीज पे, मतलब कोयला बेचोगे तो अगले 10 साल कोयला बेचो, मेडिसिन बेचोगे अगले 10 साल मेडिसिन बेचो, यूट्यूब करना चाहते हो अगले 10 साल यूट्यूब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी भी चीज पे एक बार हाथ रख के बैठ जाओ और उस पर काम करो, पिच पे बने रहो, आप डेफिनेटली इतना पैसा ठोकोगे ना, आप सोच नहीं सकते। आप सोचा ही नहीं होगा इतना वेल्थ बन सकता है जिंदगी में। आपने कहा इंडियंस की प्रॉब्लम है ना, 2 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है, 10 करोड़ बना लूंगा तो बहुत है। मैं एक इंडिया के लार्जेस्ट मेडिसिन OEM से मिला, तो बड़े हम्बल दोनों ब्रदर्स हैं। तो बोलते जब हमने बिजनेस चालू किया तो हमने सोचा था कि दोनों के पास बिजनेस इतना करेंगे कि दोनों के पास 10-10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब हाथ में आ जाए, मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद जेब में 10-10 करोड़ हो दोनों भाइयों के। बोलते ये टारगेट हमारा 2 साल में पूरा हो गया। ओके। आज उनका टर्नओवर 4,500 करोड़ है। तो आपको पता नहीं होता व्हाट इज लाइफ इन स्टोर फॉर यू इफ यू कीप ऑन डूइंग ग्रेट थिंग्स। मतलब आप करते रहो करते रहो करते रहो। पैसा बनाने के इंडिया में हर चीज में, आज आप कचरा भी बेचोगे तो पैसा कमा लोगे, छोड़ो यार क्या ही करना, कचरा बेचो तो भी पैसा बना सकते, नॉर्वे में बेच दो जाके। ये डिस्कशन मुझे रोकने का मन नहीं कर रहा लेकिन समय हो चुका होगा तो हमें डिस्कशन रोकना पड़ेगा। खैर, इसके बाद हम अगला डिस्कशन फिर से कर सकते हैं। लोगों के कमेंट्स पे छोड़ते हैं कि आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो संजय सर को हम दोबारा इनवाइट करके इस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली। और सच में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं ऑफलाइन बहुत डिस्कस करने वाला हूँ तो वो आपको अगली बार मिल सकता है, मेरे को तभी ले लूंगा मैं सर से। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू संजय सर, और तहे दिल से धन्यवाद, बहुत कुछ सिखाया आपने। थैंक यू एंड आई होप ऑडियंस को ये पसंद आया एंड इसमें से कुछ भी छोटा सा भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा डेल्टा आ जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।